दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही लोकप्रिय था। उस राजा की चारों तरफ प्रशंसा थी। कोई भी उनकी बुराई नहीं करता था क्योंकि उस राजा का व्यवहार अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही अच्छा था। उस राजा के 7 राजकुमार हो जाते हैं और कोई भी राजकुमारी नहीं होती है और राजकुमारी की चाह में ही 7 राजकुमार हो जाते हैं। राजा को और रानी को हमेशा एक बेटी की कमी खलती थी, महसूस होती थी। राजा हमेशा ये सोचा करते थे कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन एक बेटी नहीं है। तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी हम अधूरे हैं, अभी पूरे नहीं हुए हैं, मेरे पास एक बहुत बड़ी किसी चीज की कमी है। दोस्तों राजा हमेशा सोचा करते थे कि भगवान अगर एक बेटी मुझे दे देते तो क्या होता। और इसी वजह से राजा जो थे थोड़ा कम खुश रहा करते थे। दोस्तों एक दिन की बात है, वो राजा अपनी रानी के साथ में शाम को नदी पे टहलने के लिए जाते हैं। उसी वक्त क्या होता है कि अचानक राजा की नजर पड़ती है नदी में एक टोकरी बहती हुई चली आ रही है। दोस्तों राजा ने उत्सुकता बस उस टोकरी को उठाया और देखा कि उस टोकरी में एक कन्या है, यानी कि एक बच्ची है, बेटी है, जो कि सिर्फ या ऐसा लग रहा था कि जैसे 2 या 3 दिन की है। राजा ने जब उस बेटी को देखा तो राजा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। राजा सोचते हैं कि भगवान ने मुझे ये बेटी दे दी है, शायद है कि इसी रूप में उनको मेरे पास बेटी भेजनी थी। तो देखिए मेरे पास बेटी आ जाती है। दोस्तों राजा और रानी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उस बेटी को महल में लेके आते हैं और महल में भाई बहुत ज्यादा गाजा बाजा बजाए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती है, मंगलचार किया जाता है। राजा ने दूसरे गांव में रहने वाले पंडित जी को बुलाया और पंडित जी से कहा कि मेरी बेटी का भाग्य देख लो, इसकी कुंडली देख लो, कैसी है, इसके भाग्य में क्या लिखा है। दोस्तों वो पंडित जी जैसे ही उस बच्ची का भाग्य देखने लगते हैं वैसे ही वो चौंक जाते हैं और वो चौंकते हुए कहते हैं कि राजा साहब बहुत ज्यादा अनर्थ होने वाला है। राजा कहते हैं कि भला क्या अनर्थ होने वाला है, इस मेरी बेटी से क्या अनर्थ हो जाएगा, बेटियों से भी अनर्थ हो जाता है क्या। दोस्तों राजा उत्सुकता बस उस पंडित से पूछते हैं कि पंडित जी मुझे खुलकर बताओ बात क्या है, आप क्या कहना चाहते हो। तब दोस्तों वो पंडित जी डरते हुए सहमते हुए कहते हैं कि महाराज जी इसकी कुंडली में, इसके भाग में ये लिखा हुआ है कि जैसे जैसे ये बेटी बड़ी होगी वैसे वैसे तुम्हारे जो बेटे हैं यानी कि जो राजकुमार हैं वो खत्म हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों राजा को बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है लेकिन फिर भी राजा ने इस बात पे पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया। राजा ने पंडित की बात तो सुन ली लेकिन राजा ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, पता नहीं कहां से ये ज्ञान लेके आए, इनको अधूरा ज्ञान है। दोस्तों पंडित जी तो चले जाते हैं लेकिन राजा इस बात को भूल जाते हैं और भाई हंसी खुशी से हर्ष उल्लास के साथ में रहने लगते हैं और अपनी बेटी यानी राजकुमारी का पालन पोषण करने लगते हैं। जब दोस्तों 1 साल का समय बीतता है, वो बच्ची 1 साल की हो जाती है और उस बच्ची का जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। और अगले दिन ही दोस्तों राजा का जो बड़ा वाला बेटा, बड़ा राजकुमार था, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब तो भाई चारों तरफ शोक फैल जाता है। राजा भी बहुत ज्यादा दुखी और रानी भी बहुत ज्यादा दुखी। और अब राजा को पंडित जी की द्वारा कही हुई वो बात याद आने लगती है कि उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे ये बेटी बड़ी होगी वैसे वैसे तुम्हारे जो पुत्र हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, मृत्यु उनकी हो जाएगी। राजा को बहुत ज्यादा चिंता होती है। राजा जी अपने एक सिपाही से कहते हैं कि जाओ वो जो पंडित 1 साल पहले यहाँ पे आए थे उनको दोबारा लेके आओ। दोस्तों वो जो सिपाही पंडित जी के पास में जाता है लेकिन वहां पे पहुंच के पता चलता है कि पंडित जी की तो मौत हो चुकी है 5-6 महीने पहले, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। दोस्तों सिपाही लौट के आता है और वो बताता है सारा हाल। तो राजा और भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि अब कैसे पता करे, क्या करे, इसका कोई उपाय तो होगा। भाई अपनी बेटी को भी नहीं हम छोड़ सकते हैं। तब किसी ने राजा को बताया कि राजा जो पंडित जी थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका एक दूसरा भाई भी है जो कि वो भी पंडिताई का काम करता है और वो भी सारी चीजों को बता लेता है। राजा ने अपने सिपाही को भेजा और पंडित जी के भाई को बुलवाया। उस पंडित जी का जो भाई था वो दूसरे गांव में रहता था। भाई उनका आता है और राजा ने सारी बात बताई कि तुम्हारे भाई ने ऐसी ऐसी बात बताई थी कि जैसे जैसे ये बच्ची बड़ी होगी वैसे वैसे हमारे बेटे
मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों पंडित जी के भाई यानी कि जो दूसरे पंडित जी थे, उन्होंने अपनी पत्रा को खोला, देखा और राजा से कहा कि महाराज जी, मेरे भाई ने जो बताया था वो बिल्कुल अटल सत्य है। राजा इस बात को सुन के और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब राजा के सामने बहुत बड़ी मुसीबत कि वो इस बेटी को कहीं फेंक दें या अपनी बेटों को बचाएं। राजा उस पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी, इसका कोई उपाय नहीं है? अगर इसका कोई उपाय हो तो बताओ, हम अपनी बेटी को तो हम अपने आप से अलग नहीं कर सकते हैं। पंडित जी बताते हैं कि हाँ, इसका एक उपाय है। इस बच्चे को ऐसे घर में रखो जिस घर के आसपास आग जला दो और हमेशा वो आग जलती ही रहे। जब ये आग जलती रहेगी तो तुम्हारी जो बेटा है, इन पे कोई परेशानी नहीं आएगी, बल्कि वो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे और तुम्हारी बेटी पे भी कोई आंच नहीं आएगी। दोस्तों वो राजा पंडित जी की बात को मान गए। अब राजा ने क्या क्या, एक बढ़िया सुंदर सा महल बनवाया और महल के चारों तरफ भाई आग जलने का इंतजाम करवा दिया, और ऐसा कि कभी भी आग बुझे ना, उसका इंतजाम उन्होंने पहले से ही करवा दिया। और उसी महल में वो अपनी बेटी को रख देते हैं और उनकी बेटी उसी महल में रहने लगती है, जिसके चलते जो राजा के बेटे थे यानी कि जो राजकुमार थे, उन पे कोई आंच नहीं आती, उनको कोई परेशानी नहीं होती है और बढ़िया से सब कुछ चलने लगता है। दोस्तों वो राजकुमारी भी बड़ी होने लगती है और राजकुमार जो थे वो भी अपना उन्नत करते हैं, काम करते हैं और राजा रानी भी बड़ा खुशी जीवन अपना व्यतीत करते हैं। दोस्तों एक समय ऐसा आ जाता है कि राजा और रानी दोनों लोगों की मृत्यु हो जाती है और जो कारभार था उनके राजकुमार ही संभालते हैं। जो 6 राजकुमार बचे थे उनमें जो सबसे बड़ा राजकुमार था वो राजगद्दी पे बैठ जाता है और बाकी भाई जो थे वो भी सहयोग करते हैं, सहारा करते हैं। एक दिन सारे भाई ये सोचते हैं कि हमारी जो बहन है कितने वर्षों से एक ही जगह पे टिकी हुई है, बेचारी ने कुछ नहीं देखा, बस चारों तरफ आग जल रही है और उसी में महल में रह रही है, उसकी जिंदगी कितनी बेकार हो चुकी है। अब हम ऐसा करते हैं कि हमारी बहन बड़ी हो चुकी है, उसको हम उस आग के गोले से निकालते हैं और एक किसी अच्छे राजकुमार से बढ़िया से लड़का को देख के अपनी बहन की हम शादी कर देते हैं, ताकि वो भी अपनी जिंदगी को हंसी खुशी से जिए, इस बंधन वाली जिंदगी से अपनी बहन को मुक्त करते हैं। दोस्तों सभी भाई एग्री हो जाते हैं, कहते हैं हाँ कि बिल्कुल सही बात है, मेरी बहन ने कोई सुख नहीं देखा। दोस्तों इसी विचार से वो 6 भाई क्या करते हैं कि अपनी बहन को उस आग वाले घर से बाहर निकालते हैं और बहन देखती है, जब वो बहन उस महल में रहने के लिए गई थी तब बहुत छोटी थी और अब वो बड़ी हो चुकी है, यानी कि जवान हो चुकी है और खूबसूरत हो चुकी है। बहन अपने भाइयों के साथ में उस आग के घर से बाहर निकल आती है और बाहर का नजारा देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो अपने भाइयों से कहती है कि भाई कितना अच्छा लग रहा है, आसपास रंग बिरंगी फुलवारी है, पेड़ पौधे हैं। दोस्तों एक दिन नंदिनी अपने भाइयों से कहती है कि मुझे जंगल का भ्रमण करना है, हम थक चुके हैं एक जगह पे रह रह के। भाई खुश हो जाते हैं और भाई भी अपनी बहन के साथ में जंगल में घूमने के लिए चल देते हैं। दोस्तों जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे, फुलवारी, फल फ्रूट देख के बहन यानी कि जो नंदिनी थी वो भी खुश होती है और उसके भाई भी खुश होते हैं। तभी दोस्तों नंदिनी की अचानक नजर पड़ती है एक पेड़ पे सफेद बगुला बैठा हुआ है। नंदिनी कहती है अपने भाइयों से कि भाई ये कौन है, ये कौन सा पक्षी है? तब उसके भाई कहते हैं ये बगुला है। दोस्तों नंदिनी कहती है कि भाई ये बगुला कितना सुंदर है। अब दोस्तों नंदिनी वहां पे जिद करने लगती है अपने भाइयों से, 5 भाइयों से, क्योंकि एक भाई जो राजगद्दी पे बैठा हुआ था वो राज्य को संभाल रहा था, काम संभाल रहा था और 5 भाई नंदिनी के साथ में गए हुए थे। तो भाई नंदिनी कहती है अपने भाइयों से कि भाई इस बगुले का जो राजकुमार है मैं उससे शादी करूंगी, अगर उससे मेरी शादी नहीं होगी तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। भाई बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। भाई सोचते हैं कि भला मैं बगुलों के राजकुमार को कहाँ ढूंढूं? बगुलों के राजकुमार को ढूंढना आसान है क्या? लेकिन बहन जिद कर लेती है। दोस्तों भाई चलने लगते हैं और 10-20 किलोमीटर की दूरी तक चलते हैं, 10-20 कोस चलते हैं, लेकिन बगुलों का राजकुमार नहीं मिलता है। तब दोस्तों क्या होता है कि और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक वहां पे सन्यासी मिल जाते हैं। दोस्तों उस नंदिनी के भाइयों ने यानी कि जो राजकुमार थे उन्होंने सन्यासी से पूछा कि महाराज जी बगुलों के राजकुमार कितनी दूर मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे?
तो वो सन्यासी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बताइए क्या बात है। भाइयों ने अपनी बहन की शर्त को बताया कि मेरी बहन ने कहा है कि हम बगलों के राजकुमार से शादी करेंगे। अगर बगलों के राजकुमार से मेरी शादी नहीं हुई तो हम अपनी जिंदगी ऐसे कुंवारे बैठ के काट लेंगे, लेकिन किसी और से शादी नहीं करेंगे। वो सन्यासी हंसने लगते हैं और सन्यासी राजकुमारों से कहते हैं कि देखो कि दक्षिण दिशा में 50 कोस चलो, उसके बाद में तुम्हें बगलों का राजकुमार मिल जाएगा। अब भाई उसी दक्षिण दिशा की तरफ सारे वहां पे पहुंच जाते हैं जहां पे बगुलों का राजकुमार था और राजकुमारों ने भाई अपनी बात को बताया कि मेरी बहन ने जिद की है कि बगुलों के राजकुमार से वो शादी करेंगी। दोस्तों बगुलों का राजकुमार जब ये बात सुनता है तो वो हैरान रह जाता है। वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं करूंगा, लेकिन वो राजकुमार बहुत ज्यादा आग्रह करते हैं। तब वो बगुलों का राजकुमार कहता है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम्हारी बहन जो है ना वो मूर्ख है, और मूर्ख ना होती तो इस तरह की वो शर्त रखती ही नहीं, और उसने अगर ये शर्त रखी है तो वो वाकई में मूर्ख होगी। लेकिन पांचों राजकुमार कहने लगते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी बहन बहुत चालाक है। दोस्तों बगुलों का राजकुमार कहता है ठीक है, हम तुम्हारी बहन के साथ में शादी एक शर्त पे करेंगे। अगर तुम्हारी बहन मेरे सवाल का जवाब दे देगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा, अपनी बहन को यहीं पर बुला लो। दोस्तों पांचों राजकुमार बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो अपनी बहन के लिए एक पत्र लिख के भेजते हैं कि बहन जल्दी से दक्षिण दिशा में यहाँ पे आ जाओ। मतलब सारा उन्होंने पता लिख दिया कि यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ जो बगुलों की राजकुमार हैं वो तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। दोस्तों राजकुमारी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने बड़े भाई जो कि साम्राज्य को चला रहे थे उनसे कहते हैं कि भाई मेरे लिए सिपाहियों का, एक घोड़े का और 2 दासियों का अरेंज करवा दिया जाए। हम बगुलों के राजकुमार के पास में जाएंगे। भाइयों ने यहाँ पे पत्र भेजा है। दोस्तों उसके बड़े भाई ने सारा इंतजाम करा दिया। अब नंदिनी चल देती है एक घोड़े पे बैठ के, और साथ में 2 दासियां चल देती हैं और सिपाही भी चल देते हैं, और नंदिनी चलती जाती है। जंगल, हरियाली, पहाड़ पर्वत जो भी मिलता है सबको क्रॉस करती हुई चली जाती है। और दोस्तों जो वो 2 दासियां थी उनमें एक माँ थी और दूसरी बेटी थी। दोस्तों माँ सोचती है मन में कि अगर बगुलों के राजकुमार के साथ में मेरी बेटी की शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता, लेकिन फिर सोचती है कि ये हमारे नसीब में कहाँ है, हम कहाँ दासी और ये कहाँ राजकुमारी। दोस्तों यही विचार करते हुए वो दासी भी आगे बढ़ती जाती और उसकी बेटी भी आगे बढ़ती जाती है। दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ती है राजकुमारी नंदिनी, तो मौसम इतना सुहाना आ जाता है कि वो घोड़े पे बैठे बैठे राजकुमारी नंदिनी सोने लगती है। जब दोस्तों राजकुमारी नंदिनी को सोते हुए वो दासी देखती है तो सोचने लगती है क्यों ना यहाँ पे कुछ ऐसा प्लान बनाया जाए जिसके चलते राजकुमारी को कहीं यहीं पे गायब कर दें और राजकुमारी की जगह मैं अपनी बेटी को वहां पे ले जाऊं बगुलों के राजकुमार के पास में, ताकि मेरी बेटी की शादी उनसे हो जाए। दोस्तों इसी विचार से वो दासी उन सिपाहियों को अपने पास में बुलाती है और उन सिपाहियों को लालच देती है कि देखो हम लंबे समय से वहां पे काम करते हैं उस राज्य में और मेरी अच्छी खासी चलती है और जितने भी खजांची हैं उनसे मेरी बहुत अच्छी बनती है। मैं तुम सबको 1-1 किलो सोना दिलवा दूंगी, चुपचाप, किसी को पता नहीं चलेगा, बस मेरे एक प्लान में शामिल हो जाओ। दोस्तों सिपाही पूछते हैं कि बताओ क्या बात है। तब वो दासी कहती कि ऐसा करो, ये जो राजकुमारी नंदिनी है ये सो गई है, इनको यहीं पे कहीं पे गायब कर दो, इनको पता नहीं चलेगा और इनकी जगह हम अपनी बेटी को वहां पे ले जाते हैं जिससे मेरी बेटी की शादी बगुलों के राजकुमार से हो जाए। दोस्तों सिपाहियों के मन में लालच आ जाता है। सिपाही उस दासी की बात को मान लेते हैं और सोती हुई राजकुमारी को चुपचाप से उठा के एक जगह पे, बहुत ज्यादा दलदल था वहां पे फेंक देते हैं और उस दासी की जो बेटी थी उसको घोड़ी पे बिठा लेते और भाई पहुंच जाते हैं वहां पे जहां पे बगुलों का राजकुमार था। जैसा कि बगुलों के राजकुमार ने शर्त रखी थी कि राजकुमारी अगर मेरे सवाल का जवाब दे देगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा। दोस्तों बगुलों का राजकुमार सवाल करता है उस नौकरानी की बेटी से, क्योंकि उसको तो मालूम नहीं था और जो वो राजकुमार थे वो पास में नहीं थे। दोस्तों बगुलों के राजकुमार ने उस दासी की बेटी से सवाल किया ऐसी कौन सी वो 3 संख्याएं हैं जिनको अगर हम जोड़ें या गुणा करें
परिणाम सेम ही आता है। लेकिन दोस्तों उस दासी ने कुछ भी बता नहीं पाया, क्योंकि वो पढ़ी लिखी कुछ नहीं थी और कुछ ज्यादा उसको आता जाता भी नहीं था, उसने नहीं बता पाया। तब वो बगलों का राजकुमार बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता और कहता है कि मैं पहले ही जानता था कि ये जो राजकुमार है इनकी बहन जरूर मूर्ख है, इसीलिए उसने ऐसी शर्त रखी है। दोस्तों उन राजकुमारों को बुलाया जाता है और उनसे बगुले का जो राजकुमार होता है वो कहने लगता है कि तुम सबको कारागार में हम डाल देंगे और बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। तुम लोगों ने झूठ बोला, मेरे साथ छल कपट करना चाहते हो और तुम्हारी बहन कुछ नहीं जानती है और तुम लोग कहते हो कि तुम्हारी बहन बहुत चालाक है। दोस्तों जैसे ही उन पांचों राजकुमारों ने उस दासी को देखा तो वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे भाई, ये मेरी बहन नहीं है, ये मेरी यहाँ की दासी है। दोस्तों बगुलों का जो राजकुमार है और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है और कहता है कि देखो इन सबको कारागार में डालो, ये फिर से दोबारा से झूठ बोलने लगे, अब ये कह रहे हैं कि ये मेरी बहन नहीं है। और दोस्तों सभी राजकुमारों को पकड़ लिया जाता है कारागार में डालने के लिए। तब तक क्या होता है कि राजकुमारी नंदिनी वहां पे भागते हुए आ जाती है और कहती ठहरो, और बगुलों की राजकुमार से वो कहने लगती है कि देखिए ये मेरी दासी है और इन्होंने मेरे साथ में छल किया, रास्ते से ही इन्होंने मुझे एक दलदल में डाल दिया, जैसे तैसे वहां पे दो चरवाहों ने मुझको निकाला और हम यहाँ पे आ पाए हैं बड़ी मुश्किल से। मैं इन राजकुमारों की बहन हूं, मैं हूं राजकुमारी। तब दोस्तों वो बगुलों का राजकुमार कहता है ठीक है, तुम अगर हो तो फिर मेरे सवाल का जवाब दो, अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो ही मैं तुम्हारे साथ में शादी करूंगा। दोस्तों अब वो नंदिनी तैयार थी उन सवाल का जवाब देने के लिए। वो दोस्तों बगुलों का राजकुमार कहता है कि वो कौन से 3 संख्याएं हैं जिनको अगर हम जोड़ें या गुणा करें तो परिणाम सेम ही आता है। तब वो राजकुमारी कहती है 1 2 3। दोस्तों ये जवाब सुन के वो बगुलों का राजकुमार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बहुत खुशी के साथ में नंदिनी की बगुलों के राजकुमार के साथ में शादी होती है और जो दासी थी और उसकी माँ थी उनको सजा दी जाती है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि छल कपट से कितना भी तुम कुछ पाने की कोशिश करो लेकिन नहीं पा पाओगे, क्योंकि सच्चाई सच्चाई ही होती है। बेशक सच्चाई के रास्ते पे कठिनाई हो लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है, झूठ की कभी जीत नहीं होती है। तो आप लोगों की क्या राय है इस कहानी के ऊपर मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।